हेलो फ्रेंड्स, हियर आई एम अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, लेट्स क्रैक इट। तो कुछ कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपने चैनल का नाम वापस चेंज करा है फ्रॉम एनलाइटनिंग ब्रेन्स टू लेट्स क्रैक इट। राइट हैंड साइड पे आप लोग लोगो देख सकते हैं कि अब कुछ लोगो हमारा ये हो गया है, लेट्स क्रैक इट। ओके, तो आते हैं वापस अपने ज्योग्राफी पर ही। तो आज हमारा डिस्कशन फोर्थ है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 का। ओके, तो चलते हैं आगे। तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, डिस्कशन फोर्थ तो मतलब चैप्टर फोर्थ, जो कि है एयर। एयर को हिंदी में बोले तो हवा, कि हवा कैसे हमारे अर्थ को प्रभावित करती है, उन सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलते हैं आगे। तो देखिए, चैप्टर फोर्थ एयर, इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है, आर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। मतलब हमारी जो धरती है वो उसके चारों तरफ एक एयर का ब्लैंकेट है, हवा का एक ब्लैंकेट है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। उसी एटमॉस्फेयर में हमारे पास जो हम लोग सांस लेते हैं या नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो होती है। और एटमॉस्फेयर ही हमें प्रोटेक्ट करता है, जो हार्मफुल सन की रेज के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उनसे बचाता है। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द टू गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो वो गैसेस हैं जो कि एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लांटिफुल गैस इन द एयर। तो नाइट्रोजन एक बहुत ज्यादा मात्रा में है हमारी एयर में। When we inhale, we take some amount of nitrogen into our lungs and exhale it. जब हम लोग सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन के साथ साथ हम लोग कुछ नाइट्रोजन भी लेते हैं, कुछ अमाउंट नाइट्रोजन का, और उसको एक्सेल कर देते हैं विद कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, प्लांट्स नीड्स नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन प्लांट्स को नाइट्रोजन की जरूरत होती है उनके सर्वाइवल में। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर से हो रखा है वो नाइट्रोजन है, जो कि 78% है हमारी एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन कुछ 20% है। कार्बन डाइऑक्साइड अदर गैसेस 0.03% है। इनर्ट गैसेस 0.97% है और वाटर वेपर 1% है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मेनली दो ही गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। ठीक है, जिसमें से कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन। ओके, तो चलते हैं आगे। तो जैसे यहाँ पर नेक्स्ट में लिखा हुआ है, दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। तो यहाँ पर दे कौन है? दे हैं प्लांट्स। तो प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन एयर में से डायरेक्टली नहीं ले सकते। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल एंड इन द रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंजेस इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। तो जो बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट होता है या फिर कुछ प्लांट्स की रूट्स में, कुछ प्लांट कौन से हुए, जैसे जो जिनको हम लोग लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं, जैसे मूंगफली हो गई या ग्राम हो गया, बीन्स हो गई, ये सब चीज, ये एयर में से नाइट्रोजन लेते हैं, उसकी फॉर्म चेंज करते हैं ताकि प्लांट्स यूज कर सके। ठीक है, अब फॉर्म कैसे चेंज करेंगे? वो एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, मतलब जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, उसको चेंज करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, ताकि पानी के साथ रूट्स जो है वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लें। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है, ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लांटिफुल गैस इन द एयर। तो ऑक्सीजन सब सेकेंड मोस्ट प्लांटिफुल गैस है, मतलब सेकेंड मोस्ट ज्यादा क्वांटिटी में है। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस। प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ताकि वो अपना खाना बना सके और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये समझने वाली है, जिस टाइम पर वो खाना बना रहे हैं अपना, उसी टाइम पर वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, वरना प्लांट्स भी हमारी तरह ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, मतलब लेते हैं। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर creates a greenhouse effect by trapping the heat radiated from the earth. It is therefore called greenhouse gas. तो कार्बन डाइऑक्साइड
जो एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं हम लोग या एनिमल्स, वो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है। जो भी हीट और सन से निकल रही है वो धरती की तरफ आती है, उसको ट्रैप कर लेती है, मतलब उसको पकड़ लेती है। उसी वजह से ग्रीन हाउस गैस बनती है। लेकिन वहीं जब ग्रीन हाउस गैस इस हिसाब से हमारे लिए अच्छी है, लेकिन वहीं जब ग्रीन हाउस गैस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाती है, किन कारणों की वजह से, फैक्ट्री में से स्मोक निकल रहा है, कार के फ्यूम्स, मतलब जो कार में से धुआं निकलता है वो, इसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का, और जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ओके, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है, आर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कुछ 5 लेयर में डिवाइडेड है। अगर हम अर्थ की सरफेस से शुरू करें, वो कौन कौन सी लेयर्स हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। इनको लाइन वाइज याद रखेंगे क्योंकि पिछले साल ही एग्जाम में क्वेश्चन आया था। वेल इस तरह से करेंगे, जब हम लोग ये एक बार 7th क्लास की बुक कंप्लीट हो जाएगी तो 6th और 7th के दोनों के क्वेश्चंस लेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं सीटेट के एग्जाम में इन दोनों क्लासेस की बुक से रिलेटेड। ओके, ट्रोपोस्फेयर, दिस लेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है और सबसे नीचे लेयर है। ये इसकी हाइट कुछ 13 किलोमीटर है। जो हम लोग एयर ब्रीथ करते हैं वो यहीं पर ही रहती है। और वेदर फिनोमिना, जैसे रेनफॉल हो रही है, फॉग मतलब धुंध हो रही है, हेल स्टॉर्म ओले पड़ रहे हैं, वो सब ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। ओके, फिर आती है स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये कुछ, इसकी हाइट है 50 किलोमीटर। इस लेयर में क्लाउड्स नहीं होते और कोई भी वेदर फिनोमिना नहीं होता, क्योंकि सारा वेदर फिनोमिना जो है वो ट्रोपोस्फेयर में हो जाता है। मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स, तो जो हमारे एरोप्लेन्स उड़ रहे हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ रहे हैं। इट कंटेन्स अ लेयर ओजोन गैस विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी रेज ऑफ द सन। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ही के बाद, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर ही कंटेन करता है ओजोन गैस की लेयर को, जो हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, सन की अल्ट्रावायलेट रेज से। ओके, तो चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट लिखा हुआ है मीजोस्फेयर। तो इसकी कुछ हाइट 80 किलोमीटर्स है। और जो भी मीट्रॉइड्स होता है, मीट्रॉइड्स मतलब हो गए छोटे सैटेलाइट्स या छोटे पत्थर जिसको बोल सकते हैं, वो जैसे ही स्पेस से धरती की तरफ आते हैं तो मीजोस्फेयर में वो सारे जल जाते हैं। फिर आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में क्या हो रहा है, अब देखो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, है ना, सबसे पहले नीचे आया ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, और ऊपर रहा थर्मोस्फेयर। तो इस यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है। क्यों गिरता है? क्योंकि इसकी जो लेंथ है, ये जो हाइट में वेरी करता है, वो 80 से 400 किलोमीटर तक करता है कुछ। ठीक है, यही लेयर हेल्प करती है रेडियो ट्रांसमिशन में, मतलब रेडियो से हम जो भी सैटेलाइट्स वगैरह होती हैं या हमारा जो भी हम रेडियो सुनते हैं, तो वो सब थर्मोस्फेयर में होता है। और आइनोस्फेयर जो है वो थर्मोस्फेयर की लेयर का एक पार्ट है। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है, लास्ट लेयर है एक्सोस्फेयर। ये सबसे ऊपरी लेयर है। इसमें बहुत कम गैस हवा है, और जो लाइट गैसेज है जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, वो स्पेस से फ्लोट होते हुए एक्सोस्फेयर में आ जाती हैं। ओके, तो चलते हैं आगे और देखते हैं एक बार फोटो में कि क्या क्या है, कैसे कैसे थी ये लेयर्स। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये हो गई हमारी प्यारी धरती। ठीक है, इसके ऊपर सबसे पहले आ गई ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, फिर आ गई ओजोन लेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, हम लोग यहाँ खड़े हैं, ये कुछ ब्लू मतलब ग्रीन पार्ट है, हम लोग ग्रीन वाले पे ना, क्योंकि ग्रीन वाला ही धरती को शो कर रहा है और ब्लू वाला ऑलमोस्ट पानी है। ठीक है, सपोज करो कुछ हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। अगर हम इस धरती की बात करें तो ये क्या कौन कौन से कॉन्टिनेंट दिखा रहा है, देखो यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर ये साउथ अमेरिका आ रहा है नीचे, इधर ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है। ओके, तो कुछ हम लोग सपोज करो यहाँ खड़े हैं ग्रीनलैंड पे। तो यहाँ पर जब हम लोग यहाँ खड़े हैं तो इसके सबसे पहले आ गई ट्रोपोस्फेयर, जिसमें क्लाउड्स होते हैं, सारे वेदर फिनोमिना होते हैं।
फिर आ गई स्ट्रेटोस्फेयर, जहाँ पर प्लेन्स उड़ते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है जो हमें सन की अल्ट्रावायलेट रेस से बचा रही है। फिर आता है मीजोस्फेयर, इसमें कुछ जो मीट्रॉइड्स होते हैं वो जल जाते हैं। फिर आती है थर्मोस्फेयर, जिसमें से हम लोग रेडियो ट्रांसमिशन करते हैं। और फिर आती है एग्जोस्फेयर, जिसमें सारी जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो उड़ती हैं। ओके, तो ये फोटो एक बार आप लोगों को क्लियर हो गई, और अगर नहीं हुई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो मैं इस फोटो को एक बार दोबारा समझा दूंगी आप लोगों को। ओके, तो चलते हैं आगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, वेदर इज R2R डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेल, वेदर और क्लाइमेट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन चैप्टर में है, रिविजन कर लेते हैं तो क्या दिक्कत है। तो वेदर R2R मतलब जिससे घंटे बीत रहे हैं, या डे टू डे हर दिन की कंडीशन बताता है एटमॉस्फेयर की कि कैसा एटमॉस्फेयर रहने वाला है। द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। तो एवरेज वेदर कंडीशन मतलब कुछ लंबे टाइम तक एक जैसा वेदर रह रहा है एक जगह पर, उसको बोलते हैं हम लोग क्लाइमेट। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। हवा कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, उसकी डिग्री को, उस डिग्री को हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर। जो स्टैंडर्ड यूनिट है टेम्परेचर को मेजर करने की, वो डिग्री सेल्सियस है। सेल्सियस स्केल पर ही वाटर फ्रीज होता है, जो वाटर पानी जो जमता है वो 0 डिग्री पर जमता है, और जो बॉयल होता है वो 100 डिग्री पर होता है। अब ये दोनों लाइंस जो हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस, और सेल्सियस स्केल पर वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री पर और बॉयल होता है 100 डिग्री पर। ये दोनों लाइंस साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए और एसएसटी वालों के लिए तो है ही, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि टेम्परेचर को मेजर करने की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, या फिर वाटर किस टाइम पर कितने डिग्री पर फ्रीज हो रहा है और कितने डिग्री पर बॉयल हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें लर्न कर लेना बहुत अच्छे से। नेक्स्ट लिखा हुआ है, इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। तो इंसोलेशन वो सोलर एनर्जी है जो अर्थ अपने पास पकड़ता है। ठीक है, अब जहां पर सूरज होगा बहुत ज्यादा देर तक, वहां पर जो इंसोलेशन की अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होगी, और जैसे जैसे वो पोल्स की तरफ जाता रहेगा या फिर जैसे जैसे वो ऊपर जाता रहेगा, वैसे वैसे इंसोलेशन का जो अमाउंट है वो डिक्रीज होता रहेगा। तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन है वो डिक्रीज होता है फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स। क्योंकि देखिए ना, यहाँ पर जब सूरज है, ये अर्थ है हमारी, यहाँ पर सूरज है इक्वेटर पर सूरज बहुत टाइम तक रहता है, तो वहां पर जो सोलर एनर्जी है वो ज्यादा देर तक इंटरसेप्ट होगी, और पोल्स तक तो वो पहुंचता ही नहीं है। आर्कटिक मतलब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ी बहुत रेस चली जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से थोड़ी बहुत रेस चली जाती है पोल्स तक, तो वो इंसुलेशन का जो अमाउंट होता है वहां पर कम होता है। ठीक है, अब ये कुछ 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेजर करने के लिए। जैसे थर्मामीटर, ये टेम्परेचर मेजर करता है। अब किस तरह से टेम्परेचर मेजर करता है, देखिए जब किसी को बुखार होता है तो पहले तो मरकरी वाले थर्मामीटर यूज होते थे, कि वो जीभ के नीचे लगाते थे और उससे जो मरकरी था वो ऊपर नीचे होता था, उससे पता चल जाता था कि टेम्परेचर क्या है बॉडी का। लेकिन जैसे आजकल डिजिटल थर्मामीटर आ रहे हैं, उसमें भी सेम प्रोसेस है, जीभ के नीचे लगाया या जीभ के नीचे रखा उसको, और उसमें जो एक डिजिट आ जाती है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ये है। तो थर्मामीटर टेम्परेचर मेजर करता है। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है कि क्या एयर, एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो पृथ्वी पर लगा रही है। रेन गॉज रेनफॉल की अमाउंट को मेजर करता है। जैसे सपोज करिए बिहार या असम में कोई बोलता है, या आपने सुना होगा कई बार कि 350 mm ऑफ रेनफॉल हुई है, या राजस्थान में केवल 100 mm ऑफ रेनफॉल हुई है। तो ये जो mm है, mm मतलब मिलीमीटर, तो ये कौन बताता है, ये रेन गॉज जो इंस्ट्रूमेंट होता है उससे पता चलता है। नेक्स्ट है विंड वेन। तो विंड वेन जो है वो डायरेक्शन ऑफ विंड बताता है कि हवा किस डायरेक्शन में बह रही है। ओके, तो चलते हैं आगे।
जैसे नेक्स्ट लिखा हुआ है एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। तो एयर प्रेशर वो प्रेशर है जो हवा का वेट अर्थ सरफेस पर लगा रहा है। मतलब जो प्रेशर अर्थ सरफेस, जो प्रेशर हवा क्रिएट कर रही है अर्थ सरफेस पर। ओके, तो एयर प्रेशर जहाँ सी लेवल पर सबसे ज्यादा होता है और जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे एयर प्रेशर कम होता रहता है। क्योंकि आप देखते होंगे कि जब आप पहाड़ों पर जाते हैं तो वहां पर हवा ठंडी होती है, तो और आप बहुत ज्यादा लाइट फील करते हो, तो वो इसी वजह से, क्योंकि वहां पर एयर प्रेशर कम होता है। In areas where the temperature is high, the air gets heated and rises. This creates a low pressure area. उन एरियाज में जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हवा ऑफकोर्स ही बात है गर्म हो जाएगी और गर्म हवा जल्दी उड़ जाती है, जिस वजह से लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। अब जहाँ पर लो प्रेशर एरिया होगा वहाँ पर क्लाउडी स्काईज होंगे, मतलब बादल होंगे और चिपचिपा वेदर रहेगा। यहाँ पर टेम्परेचर हाई है तो लो प्रेशर एरिया बन रहा है, और जहाँ पर लो टेम्परेचर होगा वहाँ पर हवा ठंडी होगी, ठंडी होगी तो भारी होगी, भारी होगी तो नीचे जमीन नीचे बैठेगी, जिस वजह से हाई प्रेशर एरिया बनेगा। और हाई प्रेशर एरिया जो है वो क्लियर और सनी स्काइज दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। एयर जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है। यहाँ पर जहां पर मेरा एरो है वहां पर देखते रहना, वहां समझ आएगा। सपोज करो यहाँ पर पानी है, धूप पड़ी, हवा जो थी वो गर्म हो गई, गर्म हवा ऊपर उठ गई। ठीक है, अब जो साइड से जो ठंडी हवा थी वो उसका प्लेस भरती गई। ऐसे ही बार बार होता रहा, गर्म हवा ऊपर उठती गई और ठंडी हवा नीचे स्पेस लेती गई। तो इसी तरह से ये सर्कुलेशन होता है। ठीक है, और इस मूवमेंट के एयर को कहाँ से, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया तक का जो मूवमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं विंड। ओके, तो एयर और विंड में समझ आया क्या डिफरेंस है। एयर जो होती है वो हाई प्रेशर, एयर चल रही है तो एयर मूव करती है हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, और इस मूवमेंट को, इस एयर के मूवमेंट को बोलते हैं हम लोग विंड। मून पर कोई एयर नहीं है, इस वजह से कोई एयर प्रेशर नहीं है, तो तभी तो जब हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट पहनने पड़ते हैं फिल्ड विद एयर जब वो लोग मून पर जाते हैं। क्योंकि अगर वो ये नहीं पहनेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उनकी काउंटर प्रेशर नहीं मिल पाएगा। मतलब जो मून पर लग रहा है, जो मून लगा रही है हमारी बॉडी पर, एयर उसका अपोजिट पार्ट नहीं कर पाएगी, जिस वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं, मतलब जो नसें हैं, वो फट जाएंगी और एस्ट्रोनॉट्स को ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी। ओके, तो चलते हैं। अब आप लोग ये देख सकते हैं मेजर प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम। यहाँ पर ये कैसे कैसे है जो अभी हम लोगों ने समझा वो चीजें हैं। देखिए, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा, मतलब ये इक्वेटर है, तो जो हमारा सूरज होता है वो कुछ यहीं पर होता है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होगी, सबसे ज्यादा गर्मी होगी तो लो प्रेशर एरिया होगा। जैसे जैसे ऊपर उठेंगे, मतलब जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे पोल्स की तरफ, वैसे वैसे हवा ठंडी होती चली जाएगी, हवा ठंडी होगी तो हाई प्रेशर एरिया होगा। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पर ये हमारा कुछ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसके ऊपर आ जाता है हमारा आर्कटिक सर्कल और फिर आ जाता है नॉर्थ पोल। तो देखिए, हवा ये वाली हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया आएगी, क्योंकि हाई प्रेशर यहाँ पर हो रहा है तो ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आएगी, और यहाँ पर भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक एरिया तक आएगी। ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, हॉट एल्टीट्यूड, हॉट एल्टीट्यूड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सब पोलर लो प्रेशर। पोलर पे थोड़ा सा लो हो जाएगा, मतलब आर्कटिक सर्कल पर। ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है सब पोलर लो प्रेशर, तो यहाँ पर हवा जो होगी वो नीचे बहने लगेगी, मतलब वेस्टर्लीज की तरफ। पोलर से, क्योंकि हाई प्रेशर हो गया बहुत ज्यादा, तो वही हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, तो पोलर ईस्टर्लीज, मतलब ईस्ट में बहनी शुरू हो जाएगी। ओके, ये एज सच नहीं आता एग्जाम में, बट बुक में था तो मैंने यहाँ पर आप लोग को समझाने के लिए लगा दिया था। ओके, तो चलते हैं आगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है
विंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। तो हवाएं जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स। अब परमानेंट विंड्स के बारे में समझते हैं। परमानेंट से हमें समझ आ रहा है कोई चीज जो परमानेंट है, मतलब वो हवाएं जो कंटिन्यूएशन में या परमानेंट बहती ही हैं एक डायरेक्शन में, तो वो हो गई परमानेंट विंड्स। से ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज, ये कुछ परमानेंट विंड्स हैं जो कॉन्स्टेंटली एक ही डायरेक्शन में बहती रहती हैं पूरे साल। अब इनका मतलब समझ लेते हैं क्या क्या है। तो ट्रेड विंड्स क्या है? तो ट्रेड विंड्स वो विंड्स हैं जो इक्वेटर की तरफ बहती रहती हैं, ठीक है। वेस्टर्लीज जो वेस्ट में बहती हैं, ईस्टर्लीज जो ईस्ट में बहती हैं। तो ये हो गई परमानेंट विंड्स। अब ट्रेड विंड्स को हम लोग व्यापार हवाएं भी बोलते हैं। अब आप लोग इस तरह समझ सकते हैं, जब समुद्र में कोई जहाज उड़ा या कोई जो शिप है वो उतारा जाता है, तो उसमें एक्सपर्ट जो है वो ये देखते हैं कि हवा इस टाइम किस तरफ की बह रही है, ताकि जो फ्यूल है वो कम लगे और हवाएं ही शिप को अपने साथ ले जाएं, ठीक है। तो फिर उसके ही हिसाब से जो शिप है उसको उतारा जाता है। फिर आता है सीजनल विंड्स, जो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है हर सीजन में। जैसे मॉनसून इंडिया में सीजनल समझ आ रहा है सीजन से, कि हर सीजन में चेंज करेगी डायरेक्शन। फिर आती है लोकल विंड्स। लोकल समझ आ रहा है कि आसपास की हवाएं जो कुछ किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी पर्टिकुलर ईयर में, एक ईयर में भी कुछ महीने वो बहती हूँ, उनको बोलते हैं हम लोग लोकल विंड्स। जैसे सी ब्रीज, लैंड ब्रीज या लू बोलते हैं हम लोग, लू भी एक लोकल विंड है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। तो 3 तरह की रेनफॉल होती हैं, द कन्वेक्शनल रेनफॉल, ऑरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। अब देखते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है। कन्वेक्शनल रेनफॉल हो गई जो सीधा अर्थ की सरफेस पर से गर्म हवाएं ऊपर उठी, बादल बने, ठंडी हवाएं नीचे आ गई और बारिश हो गई। अब आती है ऑरोग्राफिक। ऑरोग्राफिक माउंटेन्स पर होती है, माउंटेन्स से जो गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं उसके बाद जो बादल बनता है, मेनली वो ही ऑरोग्राफिक है। और ऑरोग्राफिक रेनफॉल जो होती है वो पहाड़ों पर ही होती है। फिर आती है साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक से साइक्लोन से समझ आ रहा है कि ये हवाएं वो हवाएं होती हैं जो साइक्लोन आने से पहले होती है, वो रेनफॉल। ओके, इसमें भी यही होता है, गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, ठंडी हवाएं नीचे आती हैं, बादल बनते हैं और बारिश हो जाती है। ओके, तो चलते हैं आगे। थैंक यू गाइज, यहीं तक थी हमारी कुछ वीडियो आज की। वो चैप्टर 7th क्लास की ज्योग्राफी का कंप्लीट हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो हम लोगों ने वीडियो में कवर कर ली। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू गाइज। और साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है हमारा, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है नीचे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि नेटवर्क इशू के कारण लिंक, इसका वीडियो का लिंक नहीं पहुंच पाता है, वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता आप लोग के पास। तो जैसे ही यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होती है वैसे ही तुरंत ही टेलीग्राम पर वीडियो का लिंक चला जाता है, ताकि अगर आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा, या और आपकी कोई भी वीडियो या कोई भी चैप्टर नहीं छूटेगा। तो इसलिए ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग।